आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 15 अक्टूबर की शाम का दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। नेपाल के साथ विवाद का अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी बीच अगले महीने यहां भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे दौरे पर जाने वाले हैं। यहां उन्हें नेपाल सेना की ऑनरेरी जनरल रैंक दी जाएगी। तो इस दौरे का दोनों देशों के रिश्तों पर कैसा असर होगा, जानेंगे। जम्मू कश्मीर में दोबारा से अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए सभी स्थानीय दल एकजुट हुए हैं। आज इन दलों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को नाम दिया गया है गुपकार मीटिंग। तो इस मीटिंग में क्या बातें निकल कर आई हैं और क्या केंद्र पर इसका कोई असर होगा, बताएंगे। और अब से सरकारी विभागों और मंत्रालय में सिर्फ BSNL और MTNL के फोन ही बजेंगे। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए ये निर्णय लिया है। तो क्या ये इतना आसान है और इसका क्या कुछ फायदा भी होगा? और बात होगी बिहार चुनाव के लिए उतारे गए BJP, कांग्रेस और RJD के कैंपेन सॉन्ग्स की। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन क्या कहना चाहता है और इसका कैसा असर होगा। लेकिन पहले सुनिए मुख्य समाचार प्रतीक वाघमारे से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में करीब 2 साल पहले 12 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बात्रा मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा के बारे में जानकारी सौंपी गई। पीड़ित परिवार की ओर से वकील सीमा कुशवाहा ने अदालत से अपील की कि इस केस का ट्रायल दिल्ली में ही होना चाहिए, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। आज एक और बैठक हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल गुपकार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP समेत अन्य पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। ये बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे लव सिन्हा को बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के बांकीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतारा। यहां लव सिन्हा के अलावा प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया और BJP के 3 बार से विधायक रहे नितिन नवीन मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई भारी बारिश से 25 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार के साथ सेना भी मुहिम में जुड़ गई है। ईस्ट गोदावरी में कई घर जलमग्न हैं। अस्पताल और पुलिस स्टेशन भी जलमग्न हैं और हैदराबाद के कई रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 63,509 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 74,632 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 730 मरीजों की जान भी चली गई है। ये न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है। मेरा नाम है अमन गुप्ता। भारत और नेपाल के बीच तल्ख चल रहे रिश्ते को शायद बेहतर बनाने की कोशिश तेज होने लगी है। अगस्त में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी थी। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इसके बाद 17 अगस्त को काठमांडू में दोनों देशों के अफसरों की हाई लेवल मीटिंग हुई। और अब सीमा विवाद के बाद पहली बार होगा जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल जाएंगे। उनका ये दौरा अगले महीने होने वाला है। नेपाल आर्मी ने बताया कि उनके दौरे को नेपाल सरकार ने 3 फरवरी को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन दोनों देशों में लॉकडाउन की वजह से ये टल गया था। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने डिप्टी PM ईश्वर पोखरियाल से रक्षा मंत्री का प्रभार वापस ले लिया है। अब खुद PM ओली रक्षा मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे। माना जा रहा है कि उनसे ये पद इसलिए लिया गया है क्योंकि उनका रुख भारत विरोधी रहा है। मई महीने में इस साल जनरल नरवणे ने संकेत दिया था कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले लिपुलेख रोड पर नेपाल के रिएक्शन के पीछे चीन की भूमिका है। इसके बाद ईश्वर पोखरियाल ने भारतीय सेना में वर्षों से सेवा दे रहे गोरखा सैनिकों को उकसाने का प्रयास किया था। पोखरियाल ने आरोप लगाया था कि जनरल नरवणे की प्रतिक्रिया से गोरखा सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
खैर, इस दौरे के दौरान नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जनरल नरवणे को नेपाल आर्मी के ऑनरेरी जनरल का रैंक सौंपेंगी। ये 1950 से चली आ रही 70 साल पुरानी परंपरा है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य प्रमुखों को ऑनरेरी रैंक सौंपते हैं। तो सेना प्रमुख के दौरे से नेपाल के साथ हमारे बीते दिनों बिगड़े रिश्ते कैसे ठीक होंगे, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। जी, ये जो दौरा होने वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें जो बॉर्डर में टेंशन चल रहे हैं भारत और नेपाल को लेकर, वो टेंशन काफी देर तक चल गए हैं। जो विदेश सचिव की बातचीत होनी है वो अभी तक नहीं हुई है, और इसके चलते जो मूवमेंट्स हो रहे हैं काठमांडू में, पॉलिटिकल मूवमेंट, उसके मद्देनजर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरीके से नेपाल आर्मी चीफ जनरल नरवणे को वेलकम करते हैं और किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है। ये जानना भी जरूरी है कि नेपाल और भारत के बीच जो आर्मी के रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं। वहाँ नेपाल के लोग अभी भी भारतीय आर्मी में भर्ती होते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखें तो नेपाल और भारत के जो डिफेंस टाइज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस वजह से जनरल नरवणे जा रहे हैं काठमांडू। लेकिन ये ऐसे वक्त पे आ रहा है जब केपी ओली ने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया अपने ओहदे से और खुद डिफेंस पोर्टफोलियो ले लिया है। तो आप मानती हैं कि उनके जाने से जो रिश्तों में कड़वाहट आई है वो दूर होगी, क्योंकि उन्हें नेपाल सेना का ऑनरेरी जनरल भी बनाया गया है? कड़वाहट कम बिल्कुल खत्म तो नहीं होगी, या फिर रिश्ते बिल्कुल तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो बस बॉर्डर से रिलेटेड नहीं है, वो पूरा जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है उससे रिलेटेड है कि चीन का कितना रोल है केपी ओली की सरकार में, चीन किस तरीके से देखेगा इस पूरे विजिट को, और क्या नेपाल आज इस जगह पे खड़ा है कि वो वापस काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों से अपने जो क्लेम्स है उससे वापस हट जाए, और अगर वापस नहीं हटता है तो क्या अपना मैप वापस बदलेगा, ताकि जब रेजोल्यूशन हो जाए उसके बाद फिर अपना पॉलिटिकल मैप जारी करे। इन सब चीजों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि अब रिश्ते एकदम सुधर जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल और भारत को अपने डिफरेंसेस के मद्देनजर और डिफरेंसेस के साथ भी आगे बढ़ना होगा, और डिफेंस टाइज जो है, बॉर्डर वाले जो रिश्ते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए भी और उतना ही इम्पोर्टेंट है नेपाल के लिए। गीता जी, नक्शे को लेकर भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद चल रहा था, उस दौरान हमने देखा कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के जो लोग थे उनमें भी गुस्सा दिखाई दिया, जबकि इन लोगों के साथ हमारा रोटी बेटी वाला संबंध है। तो उनके सेंटिमेंट्स को कैसे साधा जाएगा? जी, इस दौरे को अगर आप देखें तो फिर ये दौरा जो है ये बहुत ही फोकस दौरा होने वाला है। इसमें ये पॉलिटिकल नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो ये रोटी बेटी का रिश्ता है, क्या उसमें कहीं सुधार आने की गुंजाइश है या नहीं। यहाँ पर बहुत ही फोकस्ड विजिट होगा, बॉर्डर रिलेटेड बातचीत होगी दोनों के बीच, और किस तरीके से जिस ट्राई जंक्शन की बात करता है नेपाल, उस ट्राई जंक्शन में चीन और भारत के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, चीन भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बायलैटरल एग्रीमेंट चीन और भारत के बीच हुआ था वो चीन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जनरल नरवणे का जो विजिट होगा वो बहुत ही फोकस्ड रहेगा बॉर्डर इश्यूज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन बॉर्डर इश्यूज में ऐसा कोई रिजल्ट नजर आता है या आउटकम नजर आता है जिससे आगे बढ़ेंगे दोनों देश, तो लोग खुद ही उसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखने लगेंगे। लेकिन अगर आप बेटी रोटी की बात कर रहे हैं तो अब हाल फिलहाल में जो खबर आई थी कि राम मंदिर में जो वस्त्र आएंगे वो उनके ससुराल से आएंगे, जनकपुर से आएंगे, ऐसी चीज जो है, ऐसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है नेपाल और भारत के बीच, वो जरूर थोड़ा पॉजिटिविटी ले आता है रिश्तों में और लोगों में। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सैन्य मुद्दे अलग हैं और आर्मी चीफ के दौरे से राजनीतिक या कूटनीतिक तौर पर जो रिश्ते बिगड़े हैं उन पर कोई असर नहीं होगा?
ज्यादातर अगर आप देखिए राजनीतिक या कूटनीतिक और डिफेंस के मामले एकदम अलग नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस पर भारत ने चिंता जताया था, अगर इन सब चीजों पे बात होती है और नेपाल आगे बढ़ के बोलता है कि वो भारत की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखता है, तो वो एक कूटनीतिक जीत भी है। लेकिन अगर आप कहें कि क्या ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और पीपल टू पीपल जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उसमें सुधार लाएगा, उसमें तभी सुधार आ सकता है अगर कोई बहुत ही बड़ा आउटकम हो इस विजिट का। अभी ये पहला कदम है, तो देखना होगा कि किस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी चीफ इस पूरे दौरे को संभालते हैं, क्योंकि देखिए वो प्रेसिडेंट से भी मिलने वाले हैं, वो प्रेसिडेंट को भी कॉल ऑन करने वाले हैं, वहां से पूरे लीडरशिप से मिलने वाले हैं, और जब जहां मिलेंगे हमारे जो राजदूत है वहां पर वो साथ होंगे। तो ये डिफेंस का मामला है, लेकिन कूटनीति हमेशा साथ लेके चलता है। कोई भी अगर किसी भी देश जाता है तो आर्मी चीफ भी इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे और चाहेंगे कि ऐसा कोई आउटकम हो जिससे भारत और नेपाल के बीच जो कड़वाहट आ गई है रिश्तों में उसमें सुधार हो। ये थी इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। और आज पॉडकास्ट में सुनिए कि भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे के बीच कड़वाहट की असल वजह क्या है। इसे लेकर हमारे साथी नितिन ठाकुर ने स्वतंत्र पत्रकार आशुतोष से बात की है। अच्छी बातचीत है, आपको जरूर सुनना चाहिए। पॉडकास्ट सेक्शन में अगर आप हमारे वेब पेज पर जाएंगे तो आपको ये बातचीत मिल जाएगी। सीधे पते के लिए आप एड्रेस बार में aajtak.in/podcast भी डाल सकते हैं। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को बीते मंगलवार रात को ही 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा किया गया। रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती कश्मीर में फिर सियासी तौर पर सक्रिय हो गई हैं। बुधवार को ही महबूबा मुफ्ती से मिलने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनके घर पहुंचे। अब आज एक और अहम बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने गुपकार समझौते को लेकर चर्चा की। श्रीनगर में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता अशरफ वानी ने इस मीटिंग को लगातार ट्रैक किया। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि ये गुपकार मीटिंग है क्या और जम्मू कश्मीर में होने वाली इस मीटिंग को ये नाम क्यों दिया गया। दरअसल अगर देखें तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी तरह की राजनीतिक प्रक्रियाएं जो हैं या राजनीतिक उथल पुथल है वो थम सी गई थी। एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बना था, जबकि केंद्र सरकार ने जब अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को हटाया था तब प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी संसद में कहा था कि 4 महीनों के भीतर कश्मीर के हालात पटरी पे आएंगे, कश्मीर स्वर्ग बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस बीच जो नजरबंद किए गए थे सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख भी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी और दूसरे नेता भी, धीरे धीरे करके उनको छोड़ दिया गया। आखिरी में महबूबा मुफ्ती जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर की और साथ ही साथ पीडीपी जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी अध्यक्षा है, उनको 2 दिन पहले ही हिरासत से छोड़ दिया गया। तो आखिरी जो नेता कहे हम मुख्य धारा की राजनीति की उसको भी छोड़ दिया गया। उसके तुरंत बाद जो है फारूक अब्दुल्ला जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं, और उमर अब्दुल्ला जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों महबूबा मुफ्ती से उनके घर पहले ही दिन मिलने गए और वहीं पर ये डिसाइड हुआ कि आज यानी गुरुवार को बैठक होगी सभी जितने भी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में हैं। दरअसल ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना जो पड़ी थी वो अनुच्छेद 370 हटने के एक दिन पहले 4 अगस्त को जब सुगबुगाहट हुई थी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को कि कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद उन्होंने ये एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि सभी राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 बचाने के लिए एकजुट हो जाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं एक दूसरे के खून की प्यासे हैं, एक दूसरे से आंख नहीं मिलाती हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये सभी दल जो हैं
एकजुट हो गए हैं और करीब 14 महीने बाद दोबारा आज ये मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के निवास पर मिले और उस इलाके को ही गुप्तकार इलाका कहा जाता है और यही कारण है कि इसको गुप्तकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था। अच्छा अशरफ जी, इस मीटिंग में क्या बातें निकल कर आई? किस तरह के पार्टियों ने इरादे रखे? सबसे बड़ा जो इस बैठक के बाद नतीजा सामने आया वो ये हुआ कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां जम्मू कश्मीर में हैं, कांग्रेस को मिलाकर वो अनुच्छेद 370 को लेकर एकजुट हो गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे जम्मू कश्मीर की राजनीति में, वो एकजुट हो गए हैं और उनके साथ साथ जो छोटी बाकी पार्टियां हैं, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो भी इस आवाज में जो है फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिल गई है। और इन सभी विपक्ष के 6 दलों ने जो जम्मू कश्मीर के हैं, इन्होंने एक ही अब अलायंस बनाया है या एक गठबंधन बनाया है जिसको पीपल्स फ्रंट के नाम से नाम दिया गया है, ताकि जो जितने भी अब ये साफ किया है इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने एक छोटे से अपने वक्तव्य में उन्होंने यही कहा है कि ये पार्टियां जो है आपस में आगे भी मिलती रहेंगी और हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की हैसियत 5 अगस्त 2019 से पहले थी वो वापस लौटाई जाए। यानी साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 जो है वो कश्मीर में दोबारा बहाल किया जाए और उसके लिए सभी पार्टियों ने एकजुट करके एक बात सामने रखी है। अशरफ, क्या लगता है केंद्र सरकार पर इस मीटिंग का कोई दबाव पड़ेगा? जाहिर है थोड़ा सा तो दबाव बन ही जाएगा, क्योंकि अगर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करनी है जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार को, तो कहीं न कहीं जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके मत, उनकी बात को भी मानना पड़ेगा किसी हद तक। अब किस हद तक केंद्र सरकार इस बात को मानती है, इनके प्रस्ताव को मानती है या फिर कोई डील करती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को जो पहले राज्य का जो स्तर है या राज्य बनाने की जो बात है, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हालात जम्मू कश्मीर में ठीक हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्या उस पर बात होती है? तो जाहिर है कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम न रहे, राजनीतिक प्रक्रियाएं हो, चुनाव भी यहाँ पर हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई चुनाव भी नहीं हो पाया है। तो जाहिर है कि केंद्र सरकार पर इस जो दुगलबंदी है या जिसका यूनिटी हम कहें जो विपक्ष के दलों की है, जरूर बनेगा और केंद्र सरकार को कहीं न कहीं विपक्ष की बात को भी किसी तरीके से एड्रेस करना होगा या उस पर कुछ सोच विचार विमर्श भी करना होगा। जी, ओके सर, थैंक यू। ये थे श्रीनगर में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता अशरफ वानी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। लगातार घाटे में चल रही खस्ताहाल सरकारी टेलीकॉम कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब से सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सिर्फ BSNL और MTNL की ही टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से सभी सचिवों और विभागों को एक मेमोरेंडम जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की ज़रूरतों के लिए अनिवार्य रूप से BSNL और MTNL के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। तो सरकार के इस कदम से क्या कंपनियां घाटे से उबर जाएंगी? इसे समझने के लिए मैंने बात की बिजनेस टुडे में टेलीकॉम कवर करने वाले पत्रकार मनु कौशिक से। देखिए, कुछ हद तक ये कुछ डिस्कशन बहुत टाइम से चल रहे, मतलब इसमें मेरे को जब ये आया तो मुझे इतना सरप्राइज एलिमेंट नहीं लगा, क्योंकि जो लोग टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कवर करते हैं वो लोग जानते हैं कि ऐसा सरकार बहुत समय से सोच रही है, मतलब काफी समय हो गया है। बस ये था कि मतलब लगता था कि मिलने के लिए है कि ये ऐसा मैंडेटरी करेंगे, शायद ना करें कभी, क्योंकि ऐसा कभी डिसीजन लिया नहीं गया कि थोप दिया गया हो मतलब सारी सरकारी कंपनियों या सरकारी मंत्रालयों पे कि उनको सिर्फ एक ही टाइप का कोई सर्विस यूज करना है। तो सुनते थे लेकिन कभी लगता नहीं था ऐसा होगा। फाइनली अब हो गया, तो मतलब एक नया जुड़ गया, मतलब एक नई गाथा जुड़ गई है। बेसिकली इसका यही होगा। मैं जो है इसका मुझे आई वाज ट्राइंग टू सर्च कि कुछ इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल जाए। मनु जी, जहां हम देख रहे हैं कि सरकार हर चीज प्राइवेट सेक्टर्स को देने में लगी हुई है,
वहीं BSNL और MTNL टेलीकॉम सेवाओं को PSUs और सभी मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल बॉडीज पर थोपने के पीछे क्या वजह है? देखिए, इससे तो आबादी होंगी, बर्बाद तो नहीं होंगी, क्योंकि नया ग्राहक ऐसा आ रहा है कि जो कि आपका मतलब सरकार ने ही बोल दिया कि हाँ जी आप इसको यूज करना ही पड़ेगा, तो एक तरीके से परमानेंट ग्राहक आ गया है। मतलब देखा जाए तो यह तो अच्छी बात है, मतलब BSNL और MTNL के। मनु जी, एक और सवाल कि ये कंपनियां बर्बाद क्यों हो जाती हैं, कहाँ पीछे छूट रही हैं और क्यों इतना बड़ा नुकसान हो जाता है? थोपना इज नॉट द राइट वर्ड मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर जगह, बिकॉज इंडिया में ओपन डेमोक्रेसी है, इंडिया में फ्री मार्केट सिस्टम चलते हैं, तो नो डाउट आपको हमेशा सरकार को या कोई भी विभाग हो उसको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑप्शंस होने चाहिए लोगों के पास। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए कि हम तुमको सिर्फ यही यूज करना है। ऑप्शंस हमेशा देने चाहिए। हालांकि आप देखिए, सरकार को कहने कोई अगर चीज करनी है आज के समय में तो जरूरी नहीं है उसको बोला जाए। सरकार चाहती तो वो ये चुपचाप भी कर सकती थी, अपने मिनिस्ट्रीज में एक सर्कुलर निकाल सकती थी, हर एक मिनिस्ट्री के एक सर्कुलर निकाल सकती थी कि सिर्फ यही यूज होंगे, क्योंकि फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन, मतलब एक तरीके से टेलीकॉम अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं एक सेक्टर है। और मेरे ख्याल से रविशंकर प्रसाद ने बहुत बार बोला है कि BSNL और MTNL की जरूरत इस सेक्टर में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। मतलब सरकार का टेलीकॉम क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है तो सरकार का भी उसमें एक अंश होना चाहिए। तो BSNL और MTNL इस रूप से नहीं देखा जाता कि वो कितना मुनाफा बनाएगी, ना ही इस रूप से देखा जाता है वो कितना घाटे में जा रही है। ये देखा जाता है कि उसका कितना उपयोग है सरकार के लिए। ये थे बिजनेस टुडे में टेलीकॉम कवर करने वाले हमारे पत्रकार मनु कौशिक। चुनाव मुद्दों, विस्फोटक भाषणबाजी और बयानबाजी के अलावा क्रिएटिविटी के फ्रंट पर भी लड़े जाते हैं। पहले नारों में ये क्रिएटिविटी दिखती थी और अब बदलते वक्त और टेक्नोलॉजी के साथ गाने वाने भी आते हैं। पार्टियां अपना कैंपेन सॉन्ग्स बनवाती हैं और उन्हीं लच्छेदार बोल में एक दूसरे को घेर लिया जाता है। अब बिहार में चुनाव है तो यहाँ भी बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग्स लॉन्च किए हैं। बीजेपी के सॉन्ग्स में चमकते बिहार की तस्वीर है, लोगों के मुस्कुराते चेहरे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ड्रोन से लिए गए पुल और रेलवे ट्रैक्स के शॉट्स हैं और मुंबई में काबा गाने की तर्ज पर बताया गया है कि बिहार में ईबा, यानी बिहार में ये है। रुक बतावत अने काबा अपन घरवा दूरा बाटे, आपने सर संसार हो, अब बढ़िया सब अवसर बाटे, बदलल बा बिहार हो। और सुधार बदेखा शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो, NDA के राज में बदलल आपन ई बिहार हो। उधर कांग्रेस ने आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून और मिले जुले बैकग्राउंड स्कोर के साथ 3 मिनट 19 सेकंड का वीडियो उतारा है। इसमें सवाल पूछा है कि का किए हो, यानी एक तरह से नीतीश कुमार से पूछा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। तुम वोट हमसे लिए हो, बचोट हमको दिए हो, औनी पौनी बातें चौके खोट मन में लिए हुई, का किए हो भैया। दिन भर की मेहनत करके हम थके चूर बा, तुम AC में बैठे हमको लाइन में लगा दिए हो, क्या किए हो। आरजेडी के कैंपेन सॉन्ग का अंदाज एकदम अलग है। तुरई बजने के साथ शुरू होता है। पूरे सॉन्ग में तेजस्वी की इमेज पर जोर दिया गया है। 3 मिनट 56 सेकंड का ये वीडियो है। रैलियों और उनकी फोटोज ही इस पूरे वीडियो में तैर रही हैं और बड़ा ही एनर्जेटिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक है और बोल हैं, इस बार तेजस्वी तय है। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये, विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी। इन तीनों ही कैंपेन सॉन्ग्स को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए, ये पूछा हमने जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर और बिहार की राजनीति पर खासी पकड़ रखने वाले अरविंद कुमार से। जी अमन जी,
कैंपेन तो एक बहुत बड़ा टूल होता है देखिए पॉलिटिक्स में। तो खासकर 2014 वाला जो कैंपेन था मोदी जी का, और बीच में दिल्ली के चुनाव में 5 साल केजरीवाल के अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरीके का जो कैची स्लोगन्स भी है और उसके बाद सॉन्ग्स का भी पॉपुलर कल्चर बना। बिहार की राजनीति पे आए तो 2015 के चुनाव में बड़ा कैची सॉन्ग चला, फिर से एक बार हो, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो। तो वो वाली बात मुझे दिख नहीं रही है इन तीनों ही गानों में, और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस एज यूजुअल जो बिल्कुल उनका एक जो गैप है कम्युनिकेशन का, वो बड़ा सा ही मतलब मुझे लग रहा है कि एक घटिया नकल है वो जो गाना अनुराग सिन्हा और मनोज वाजपेयी ने बनाया है बम्बई में काबा, और उसके साथ उसको जोड़ा गया फिर से कि बिहार में काबा। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का भी और बीजेपी का एक गंदा सा कॉपी कैट है उस सेम गाने का। तो क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बीजेपी का थोड़ा जरूर मतलब कांग्रेस से बेहतर इस सेंस में है कि वो फिर भी मतलब एक सब्जबाग दिखाने में सक्षम है कि भाई हम लोन दे देंगे, और उसके बाद आप मतलब एक व्यक्ति फोन करता है अपने भाई को कि लोन मिल गई बार, अब वहाँ कंपनी लगावे के बाद, या फिर कोई ये कह रहा है कि भाई लैपटॉप का एक सीन है कि कोई अब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, शिक्षा की स्थिति बढ़ती है। पर यहाँ पर देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर भी मैं बीजेपी वाले में मैं क्या देख रहा हूँ कि वो बात तो एनडीए की कर रहे हैं, लेकिन केवल मोदी जी का चेहरा दिखा रहे हैं और नीतीश का चेहरा गायब कर दिया है जी। सिंबल के रूप में वो कमल फूल तो दिखा रहे हैं, तीर दिखा नहीं रहे हैं, जबकि उनका डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पार्टी के प्रवक्ता, उनके पार्टी के बाकी बड़े सीनियर सदस्य और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, सबने ये कह दिया कि हमारी कितनी भी सीटें आए मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारे नीतीश जी। तो वहां पर एक मतलब चालूपन दिख रहा है, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ टैक्टिकल मूव देयर। तो वो वहां एक संशय पैदा करता है कि ये एनडीए का हाउस डिवाइडेड हाउस तो नहीं है। अब आते हैं आरजेडी पे, तो आरजेडी का जो गीत है वो कम्युनिकेशन के मामले में कांग्रेस और बीजेपी से जरूर बेहतर है, पर वो भी ना मतलब बिल्कुल वो जैसे 5 साल केजरीवाल के तर्ज पर इस बार तेजस्वी तय है, तो इसमें थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मतलब अब जनता से आपको विश्वास ही नहीं, आपको आशीर्वाद चाहिए। तो वो आप जनता के तरफ से ये कहलवा रहे हैं कि इस बार तेजस्वी तय है, वो उसमें एक एसर्शन जरूर होता है, जैसे 5 साल केजरीवाल में एक एसर्शन था, पर वो मतलब द कल्ट ऑफ केजरीवाल का एक बैकग्राउंड था। तो जनता के बीच ये सब फैलाया गया कि देखिए ये IIT के इंजीनियर हैं और इन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस की नौकरी छोड़कर एक संगठन के लिए काम किया, परिवर्तन, जिसका नाम ही परिवर्तन था। और वो पूरे दिल्ली की राजनीति में कि शीला दीक्षित का कैसे कोई अल्टरनेटिव बनेगा जो इस तरीके की डिग्री जिनके पास है और जो गवर्नमेंट सर्विसेज को लात मारकर और एक एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, और जनता के बीच वो बिल्कुल आम आदमी वाला चेहरा बनकर और शीला दीक्षित को मतलब उन्हीं के टर्फ में जाकर फाइट देने वाली जो बात है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि एक दूसरे सेंस में कि जब जनता से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहाँ आखिरी लाइन तो ये तक कह दिया गया है कि तेजस्वी भव बिहार, बिहार तेजस्वी भव, तो वो थोड़ा सा मतलब वो मोदी टाइप का मतलब ये है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा, तीनों ही वीडियोस में आप क्या कुछ समानता देखते हैं, क्या दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं लोग? कांग्रेस और बीजेपी के वीडियो में ज्यादा समानता इस लिहाज से है कि एक इस चीज को डिकंस्ट्रक्ट करने में है कि ये पूछ रहा है कि काबा, बिहार में काबा, ये मतलब कुछ भी नहीं है, और एक ये कह रहा है कि नहीं बिहार में बहुत कुछ है। और उसी लहजे में यदि आरजेडी की बात करें तो वो एक तीसरे ही मतलब फ्रंट पर घूम रहा है कि मतलब वो तेजस्वी की पूरी छवि बनाने पे उसका जोर है। बिल्कुल। ये थे जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर अरविंद कुमार। तो आज दिन भर में बस इतना ही, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने,
कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी फीडबैक रहता है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको हर पॉडकास्ट का अपडेट समय से मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।